इनसे मिलिए। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में पिछले हफ्ते हमने आपकी मुलाकात करवाई थी लेखिका और अनुवादक मीता दास से। ये बातचीत अधूरी थी। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग। नमस्कार, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है जानी मानी बांग्ला और हिंदी लेखिका मीता दास को। मीता जी की हिंदी और बांग्ला में कई किताबें आ चुकी हैं। इसके अलावा हिंदी और बांग्ला के अनेकों पत्र पत्रिकाओं में अनुवाद छपे हैं। मीता जी, विविध भारती के इस स्टूडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं भी बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया। मीता जी, जब मैंने आपके बारे में जाना तो पता चला कि आपने हिंदी उपन्यास पर भी अपनी छाप छोड़ी है, उनको भी अनुवादित किया है। तो खैरियत है हुजूर, ये एक उपन्यास जो कि उर्मिला शिरीष जी का हिंदी उपन्यास है, आपने इसका बांग्ला में अनुवाद किया है। जब उर्मिला शिरीष जी की बात हम करते हैं तो हिंदी साहित्य जगत में एक मजबूत हस्ताक्षर के तौर पर वो जाने जाते हैं। घर के हाशिए पर जो लोग पड़े रहते हैं, उनकी मन की व्यथा और भावनाओं को व्यक्त करने में उर्मिला जी हैं वो सिद्धहस्त कथाकार रही हैं। तो खैरियत है हुजूर, ये जो हिंदी उपन्यास है इसको आपने बांग्ला में जब अनुवादित करने का मन बनाया तो किन किन परेशानियों से गुजरी, क्योंकि उपन्यास को अनुवादित करना कोई आसान काम नहीं होता है। मैं यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि मुझे उपन्यास को करने में शायद कम तकलीफ हुई, कविताएं करने में ज्यादा तकलीफ हुई। अच्छा। क्योंकि कविता इतनी आसान नहीं होती। और जो उपन्यास होता है तो रोजमर्रा की चीजों में से ही शामिल होती हैं। आप बहुत ज्यादा क्लिष्ट भाषा उपयोग नहीं करते हैं। और उन्होंने मुझे 2 उपन्यास भेजे थे अपने। अच्छा। चांद गवाह पढ़ने के लिए और ये खैरियत है हुजूर। उनकी इच्छा थी चांद गवाह मैं करूं। मैं दोनों उपन्यास पढ़ी तो मैंने उनको फोन किया, मैं चांद गवाह नहीं करूंगी। बोले क्यों, उसमें क्या खामी है या क्या लगा? मैंने कुछ नहीं, मेरी फेवरेट आज की डेट में खैरियत है हुजूर है। तो बोले उसमें तुमको क्या दिख गया? मैं कहा खासियत देखी मैंने जी, जो आज तक बहुत कम लोगों ने लिखी है, जो विषय उन्होंने चुना था उसमें। तो बोलने लगे सब लोग लेकिन इसकी तारीफ कर रहे। मैंने किसी की तारीफ से मालूम नहीं, जो अनुवादक है उसकी पसंद होनी चाहिए मेन। आप करवाना चाहती हैं तो इसको करवाइए मुझसे। तो बोले ठीक है तुम करो। जब मैंने उसको किया, मेरे प्रकाशक का है जो बांग्ला की, वो भी खुद उपन्यासकार कहानीकार हैं, कवित्री हैं। तो उन्होंने जब पढ़ा उसको तो बोले मीता ये तो बहुत अलग तरीके का तुमने उपन्यास अनुदित किया जी। मतलब ये बोलना उनका मतलब मेरी पसंद कहीं ना कहीं मिलती से भी ज्यादा राइट हो गई। हाँ, सही हो गई कि और उसके बाद उसका इतना ज्यादा रिएक्शंस आए। वो भी जब उर्मिला जी को बताया तो बोला अरे वाह ये कैसे हो गया। मैंने कहा यही तो है। तो मैंने उसमें जो चीज पकड़ी, उनका जो उपन्यास की खासियत थी, कोई भी एक अपराधी के ऊपर उपन्यास उसको केंद्रित करके नहीं लिखता। उसका जो बुनावट है उसमें कैदी नहीं होते। जेल के अंदर जो कैदियों के हाव भाव हैं, उनका क्रियाकलाप है, उन पे जो ज्यादतियां होती हैं, वो सब उन्होंने उकेरा उसमें। उनके मनोभाव को, चाहे वो कैदी जो है वो नायक है या उनके आसपास जो बना रहे हैं या उसका किस तरीके से उसको तैयार कर रहे हैं। वहां पे भी कैदी कई अच्छे हैं, कई बुरे हैं, और कई लोग बुरों के साथ रह के बुरे हो गए, कई लोग अच्छे हो गए। तो वो सारा वर्णन जो है, एक एक चीज को माइन्यूटली उन्होंने लिखा, जो मुझे अंदर तक उद्वेलित किया। और उससे भी ज्यादा कि मैं बताया था मैंने कि मैं बचपन से बांग्ला उपन्यासों को बहुत पढ़ा है। तो मैंने लौह कपाट पढ़ी थी जरासंध की, लौह कपाट। तो उसका कुछ जो है उसमें भी कैदियों की थी। तो लेकिन वो स्वतंत्रता संग्राम के कैदियों की थी, लेकिन कैदी तो कैदी हैं। हाँ। उनका जो उनके ऊपर जो अत्याचार है, उनकी जो मनोभाव तो सेम होगी ना, क्योंकि वो कैद में है। हाँ। तो आप एक कैदी की क्या पीड़ा होती है उस चीज वो कहीं ना कहीं मेरे दिल तक जाके नॉक किया कि हाँ कि इसको करो। तो और अब इसको करे 1 साल हो गया। और अभी कुछ दिनों पहले फोन आया था, मीता चांद गवाह कब कर रही हो? तो ये मेरी आप जो कह ले
तो इस तरह से आपने एक उपन्यास को जो है अनुवादित किया और कुछ एक उपन्यास और किया है मैंने, वो अभी प्रकाशित हुई नहीं है। हाँ। मैंने एनबीटी भेजा है। एक नारीवादी की कहानी, ये बांग्ला से हिंदी किया। बांग्ला से हिंदी में किया। किन का है ये उपन्यास? ये उपन्यास है बांग्ला के अनूप महारत्न करके। अच्छा। और एक एनबीटी के लिए काम किया है मैंने, राजा राम मोहन राय की जीवनी, वो पूरी की पूरी मैंने अनुदित करके भेज दी है। वो प्रिंट आउट होने में कुछ दिनों में आ जाएगी। ये मतलब बड़ा जो उपन्यास टाइप का जो काम है ये। तो राजा राम मोहन राय पर किस तरह का? ये उनकी पूरी जीवनी है। जी उनकी। उनको आपने बांग्ला से हिंदी में? हाँ, बांग्ला से हिंदी में। और अभी कर रही हूँ वो है एनबीटी की तरफ से ही है, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। अच्छा। उनकी जीवनी पूरी। हाँ। तो अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि आप अपने आप को एक अनुवादक के रूप में देखती हैं, एक कवित्री के रूप में देखती हैं, या एक कहानीकार के रूप में देखती हैं, और अपने आप को किस रूप में सफल पाती हैं, तो आप क्या कहेंगी? मैं शायद अनुवादक के रूप में अपने आप को सफल पाती हूँ, क्योंकि अनुवादक बहुत कम होते हैं। उसमें एक नाम मेरा जब हुआ है, और कविता कहानी तो बहुत लोग लिख रहे हैं। जरूरी नहीं कि मैं अपनी कविताएं लिख के ऐसा बड़ा नाम प्रेमचंद या नवारुण तो होनी चाहूंगी। एक बात की बात जी, क्योंकि मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया है, और अपने आप को तौलना सबसे पहले आना चाहिए। जी बिल्कुल। तो मैं अपने आप को उस तरीके से तौलती हूँ, तो मैं बेस्ट अनुवादक मुझे लगता है अपने इसमें, चाहे कहानी लिखूं या कविता लिखूं, सब मुझे लगता है अनुवादक मैं बहुत अच्छी हूँ। सबसे अच्छी नहीं, अपने आप में इन तीनों में मैं अच्छी हूँ। जी। तो और उसमें मैं बहुत कंफर्टेबल भी महसूस करती हूँ, और विश्वास नहीं करेंगे महीने भर में कम से कम मेरे पास 2 किलो के ऊपर किताबें आती हैं। 2 किलो मैं कह रही हूँ कि अनुवाद करिए। तो ये प्रेम है, जो मेरे अनुवाद पढ़ते हैं, ये उनका प्रेम है। बहुत बड़ी बात है, और जिस विश्वास के साथ आप काम करती हैं उनका, तो वो सबसे बड़ी बात होती है। तो अनुवाद, एक अनुवादक के रूप में किन किन परेशानियों का आप सामना करती हैं, इस पर मैं आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि चुनिंदा हिंदी कहानियों का संकलन भी आपने बांग्ला में किया है। किस तरह की कहानियां हैं ये, किन किन लेखकों की कहानियां हैं, क्या कारण रहे होंगे इन कहानियों को चुनने के लिए? मैं एक पत्रिका है बांग्ला की, काली माटी करके, तो उसमें रेगुलर हर महीने मुझे अनुवाद देना होता है। अच्छा। तो उसमें कभी कविताएं करती हूँ, कभी कहानियां करती हूँ। तो उनमें से भी जो कहानी मुझे पसंद आती है, मुझे किसी ने भेज दिया आप करो, मैं नहीं करती। मैं फेसबुक से, पत्रिकाओं से ढूंढ के करती हूँ। उसके बाद उनको फोन करती हूँ, मैंने अनुदित किया, इसमें मैं छपवाने डाल रही हूँ, मतलब इस पत्रिका में डाल रही हूँ, अपना एड्रेस और फोटो भेज दीजिए। तो कई लोगों ने बुरा भी माना, हमसे पूछे बगैर कैसे करें। मैंने एक तो किसी ने अनुवाद किया, पैसे मांगे क्या आपसे? हाँ, लोगों को खुश होना चाहिए। ठीक है, नहीं छापेंगे हम, आपका नहीं देते हैं, लेकिन मुझे जो पसंद आएगी वही मैं करूँगा। और कई बार मैंने मांगे लोगों से, क्योंकि बंगला का टेस्ट अलग है। आप कुछ भी भेज देंगे, कुछ तो बंगला का पाठक अलग है, हिंदी का पाठक अलग है। वो किस तरह की, उस चीज को मैंने पहचाना। असल में ये करते करते, अनुवाद करते करते, 2-3 पत्रिकाएं हैं जिसमें ये काम करती हूँ, तो ये मैंने पहचाना कि किस तरीके के पाठक किधर हैं। बांग्लादेश की पत्रिकाओं में भी करती हूँ, है ना, उसमें भी रेगुलर करती हूँ। तो उसमें भी किस तरह के पाठक हैं। मैंने पूरे कश्मीर विशेषांक के लिए बांग्लादेश की पत्रिका के लिए काम किया है। मैंने ढूंढ के सबकी कविताएं ली, फिर उनको फोन किया, फिर उनके सारे डिटेल्स लिए, फिर मैंने बांग्लादेश भेजा। बहुत बड़ी तो इतनी मेहनत मेरे को लगता है नहीं कोई करता होगा, शायद इसलिए 2-2 किलो 3-3 किलो की किताबें मेरे पास आती हैं। एक साहित्यकार जब बच्चों से प्रेम करता है तो उसकी लेखनी में कुछ और ही बात निकल कर आती है। शायद इसीलिए आप बच्चों के लिए भी काफी काम कर रही हैं। बांग्ला के एक प्रसिद्ध रचनाकार हैं उपेंद्र किशोर राय चौधरी, तो इनकी कुछ कहानियों का आपने अनुवाद भी किया है, और बच्चों के लिए है ये कहानियां। तो कितनी चैलेंजिंग रही आपके लिए ये बात? चैलेंजिंग इसलिए नहीं रही क्योंकि बचपन से ये सब सुनते भी आए हैं ना, माँ पिताजी के मुंह से, ना दादा ना दादी के मुंह से, कि ये जो हैं इतने चर्चित हैं, जैसे पंचतंत्र है हमारा, है ना, हर कोई दादी नानी के पास बैठ जाओ सुनाते हैं। तो ये उपेंद्र किशोर राय चौधरी की जो कविताएं और कहानियां हैं, ये हर किसी के मुंह में है। तो ये सब सुनी सुनाई थी, कोई नया नहीं था। किशोर साहित्य और बाल साहित्य है तो बहुत आसान भाषा में है। तो उसको करने में मजा आया
क्योंकि तब मेरे पोते थोड़े थोड़े बड़े हो रहे थे, तो उनको भी सुनाती थी, तो लगा कि मैं एक तरीके से उन्हीं के लिए वो काम कर रही हूँ। ये जो कहानियां हैं, अगर मैं उसको बांग्ला में सुनाऊंगी तो शायद नहीं समझ पाए, तो हिंदी में सुनाती हूँ तो समझेंगे। तो इस तरीके से मैंने उनके सारे कहानियां हैं उनको मैंने किया और आगे भी काम कर रही हूँ उस पे जी, क्योंकि बहुत छोटा नहीं है, उनका संसार बहुत बड़ा है। और उपेंद्र किशोर राय चौधरी जो हैं वो हमारे सत्यजीत रे हैं जी, उनके दादाजी हैं जी। जी तो जाहिर है कि किस तरह की पूरी उनका पूरा परिवार ही है, वो लिखा, चाहे उनके बुआ हैं, मतलब हर कोई किसी ने बच्चों के लिए लिखी, हर किसी ने। सुकुमार राय चौधरी तो बच्चों की कहानियां और कविताओं के लिए ही फेमस है, जो उनके पिताजी रहे। सत्यजीत राय ने भी बहुत किशोरों के लिए कहानियां लिखी हैं। आपने भी कहा कि बंगाली पाठक और हिंदी पाठकों में एक अंतर है, उस अंतर को मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी दृष्टि में वो अंतर क्या है? बंगाली पाठक आज से नहीं, बहुत पहले से बंगाल में पढ़ने की परंपरा जो है बहुत ज्यादा है। शुरू से हर किसी के घर में एक लाइब्रेरी होती है, साधारण से साधारण आदमी के घर में लाइब्रेरी होती है। जो हमारे यहाँ बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं उनके घर में भी कहीं पे भी छोटी सी लाइब्रेरी नहीं मिलेगी भी तो रामायण, महाभारत, गीता और बहुत हुआ तो ओशो का साहित्य मिल जाएगा। इसके सिवा मैं कभी किसी के घर में नहीं देखती, मतलब मेरे परिचित में जो है। पढ़ने की बात जहाँ मैं कहूँ कि मैं इतना जानती हूँ कि बांग्ला साहित्य में अगर कोई साहित्य कर रहा है तो उसके पड़ोसी भी उसको जानते हैं, उसका लेखन पढ़ते हैं। यहाँ तो हिंदी में ये हाल है कि आप अगर लिखती हैं तो आपके बच्चे भी नहीं पढ़ते, नहीं बता सकते कि मेरी मम्मी की कितनी किताबें निकली, या क्या लिखती हैं, क्या पढ़ती हैं, या मेरे पिताजी क्या लिखते हैं, कुछ नहीं। क्योंकि पाठक वैसा घर में ही हमने तैयार नहीं किया। हमने घर में ही, हिंदी में नहीं है, पढ़ने की परंपरा नहीं है। हिंदी की बेल्ट की बात करूं, लेकिन आप साउथ में चले जाइए, पढ़ने की परंपरा है जी। तो पढ़ने की परंपरा जहां होगी वहां साहित्य तो समृद्ध होगा ही। तो हमने तैयार नहीं किए, हिंदी के पाठक हमने तैयार नहीं किए। हम लोग बचपन से देखते थे कि जो पेपर आता था सबसे पहले साहित्यिक पन्ने पे हम दौड़ते थे। लेकिन हमारे साथ जो दूसरे बच्चे थे उन लोगों को देखते और कार्टून को ना डब्बू जी देखा, मैंड्रेक पढ़ा और ये पढ़ा, छोड़ दिए। लेकिन उसमें जो छोटी कहानी, कविता आती थी, कभी हम लोग नहीं देखा कि उसको उन्होंने पढ़ा है। तो पढ़ने की परंपरा है बचपन से ही चालू हो जाती है ना। तो आप कैसे सोचो कि बड़े ने किसी ने पढ़ा हुआ क्या? लेखिका और अनुवादक मीता दास से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये दूसरा भाग आपने सुना। इस बातचीत का अगला भाग अगले हफ्ते। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इनसे मिलिए,